हेलो बच्चों, वेलकम बैक टू दी चैनल कॉमर्स अड्डा 2.0। आज हम इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के बारे में। और अकाउंटिंग इक्वेशन का जो चैप्टर है वो सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जो बच्चे इस समय कॉमर्स पढ़ रहे हैं उन सभी बच्चों के लिए कॉमर्स में ये अकाउंटिंग इक्वेशन आनी ही चाहिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना टाइम को गवाए हुए अकाउंटिंग इक्वेशन का ये चैप्टर। बच्चों, क्या आप लोगों को पता है कि जो अकाउंट है वो पूरी की पूरी अकाउंटिंग इक्वेशन फॉर्मूले पे ही टिकी हुई है। अकाउंटिंग इक्वेशन का जो फॉर्मूला है वो है असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटी प्लस कैपिटल। इसी अकाउंटिंग इक्वेशन पे पूरी की पूरी जो अकाउंट है वो टिकी हुई है। इसी पर सारी ट्रांजेक्शन्स को लिया जाता है, सारी ट्रांजेक्शन को इसी पर अप्लाई किया जाता है। और ये जो है हमारा जो अकाउंट का एक प्रिंसिपल है जिसको डुअल एस्पेक्ट ऑफ प्रिंसिपल कहा जाता है, जिसको हिंदी में कहा जाता है द्विपक्षीय सिद्धांत। यानी कि हर ट्रांजैक्शन में कम से कम दो पक्षों पर असर पड़ता है। एक पक्ष को डेबिट किया जाता है, यानी कि एक साइड को डेबिट किया जाता है और दूसरी साइड को क्रेडिट किया जाता है। एक अकाउंट को डेबिट करते हैं तो दूसरे अकाउंट को क्रेडिट करते हैं। इसी सिद्धांत पर यह प्रिंसिपल फॉलो किया जाता है और ये पूरी जो अकाउंट है वो इसी अकाउंटिंग इक्वेशन के फॉर्मूले पर ही डिपेंड है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अकाउंटिंग इक्वेशन के कॉन्सेप्ट से कि अकाउंटिंग इक्वेशन का जो कॉन्सेप्ट है वो क्या कहता है। द अकाउंटिंग इक्वेशन मीन्स that all the assets of business are financed either by the liabilities and capital। देखिए यहाँ पर कहा गया है कि अकाउंटिंग इक्वेशन का क्या मतलब होता है। अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि फर्म की जितनी भी असेट्स होती हैं वो फाइनेंस की जाती है, मतलब ली जाती हैं या खरीदी जाती हैं, या तो लायबिलिटी से खरीदी जाती हैं या कैपिटल से खरीदी जाती हैं। या यानी कि कहने का मतलब ये हो गया कि या तो लायबिलिटी से बनाई जाती है वो असेट्स या वो कैपिटल से असेट्स बनती है। अब लायबिलिटी से कैसे असेट्स बनती है और कैपिटल से कैसे असेट्स बनती है, जैसे कि अगर मैंने ये कहा कि मैंने एक बैंक लोन ले लिया है और बैंक लोन से मैंने कोई मशीन खरीदी है। जो बैंक लोन मैंने लिया है वो मेरे पास कैश में आ चुका है और उससे मैंने एक मशीन को परचेज कर लिया है। मशीन को जब मैं परचेज करूंगा तो मेरी असेट्स बन जाती है, वही मेरी लायबिलिटी भी बन जाती है। मतलब मैंने एक लायबिलिटी को खड़ा करके, लायबिलिटी को लेकर एक असेट्स को बना दिया है। वहीं पर कैपिटल से भी असेट्स बनाई जा सकती है। ऐसा कैपिटल से किस तरीके से असेट्स बनाई जा सकती है कि जब ऑनर अपने साथ कैपिटल लेके आता है, जिसको ऑनर्स फंड भी कहा जाता है, कैपिटल को ऑनर्स फंड भी कहते हैं। तो जो कैपिटल वो लेके आ रहा है अपने साथ, वो कैश में भी हो सकती है, मशीनरी के रूप में भी हो सकती है। तो अगर वो कैश में लेके आ रहा है तो उस कैश से मैं विभिन्न प्रकार की जो हमारी डिफरेंट असेट्स होती है उनको खरीद सकता हूं। तो इसका मतलब यहीं पर ये हो गया कि अकाउंटिंग इक्वेशन का मतलब होता है कि जो भी असेट्स हमारे बिजनेस में फाइनेंस की जाती है, मतलब असेट्स में जो भी पैसा लगाया जाता है या तो लायबिलिटी से लगाया जाता है या कैपिटल से लगाया जाता है। यानी कि लायबिलिटी और कैपिटल दोनों को मिला के हमारी असेट्स बन सकती हैं, मतलब दोनों से ही हम असेट्स को बनाते हैं। तो यहां पर एक इक्वेशन तैयार हो जाती है। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या तैयार हो जाती है? असेट्स इज इक्वल टू लायबिलिटीज प्लस कैपिटल। इसमें जो लायबिलिटीज होती हैं वो बोरोड फंड होती है, मतलब बाहर से लिया जाने वाला फंड होती है, जैसे क्रेडिटर हो गया या बैंक लोन हो गया या डिबेंचर्स हो गए। ये बाहर से लिए जाने वाले फंड्स होते हैं जिससे कि लायबिलिटी बन जाती है हमारी। प्लस कैपिटल ये ऑनर्स फंड होता है, जो बिजनेसमैन अपना बिजनेस स्टार्ट कर रहा है या बिजनेस में पैसा लगा रहा है, उसको ही हम कैपिटल्स कहते हैं, इसलिए इसको ऑनर्स फंड भी कहा जाता है। तो असेट्स जो है वो बराबर होती हैं कैपिटल और लायबिलिटी के। जो लायबिलिटी है और कैपिटल है उसका जो योग होता है, जो सम होता है, वो असेट्स के बराबर होना चाहिए। हर एक ट्रांजैक्शन में, जब भी बिजनेस में कोई भी ट्रांजैक्शन होगी, उस ट्रांजैक्शन की वजह से असेट्स और लायबिलिटी और कैपिटल पर इफेक्ट पड़ता है। और दोनों पर इफेक्ट पड़ने के बाद जब हम फाइनल में एक सम निकालते हैं तो उनका जो रिलेशन है वो इक्वल होना चाहिए, मतलब उनका जो जोड़ घटा करके जो भी बैलेंस आएगा वो इक्वल ही होगा लास्ट में। इसी को अकाउंटिंग इक्वेशन कहते हैं। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन का जो जोड़ है, यानी कि बराबर करने के बाद भी असेट्स ज्यादा हो रही है, लायबिलिटी कैपिटल बढ़ रही है, कम हो रही है, तो इस कंडीशन को हम कहते हैं कि अकाउंटिंग इक्वेशन में कहीं ना कहीं गड़बड़ चल रही है, या हमने जो भी ट्रांजैक्शन करी है उसमें हमने प्रिंसिपल्स फॉलो नहीं करे हैं, उस वजह से हमारी गड़बड़ हो सकती है। हर एक ट्रांजैक्शन की वजह से अकाउंटिंग इक्वेशन बराबर आनी चाहिए। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें जो हम असेट्स कह रहे हैं, असेट्स क्या होती है? व्हाट द बिजनेस ऑन्स, जैसे कि जो बिजनेस के पास है, जो बिजनेस जिससे वो बिजनेस चला रहा है, जैसे मशीनरी हो गई, कैश हो गया, बिल्डिंग हो गई, फर्नीचर हो गया, लैंड हो गया, ये सारी हमारी असेट्स होती हैं जो हमारे बिजनेस को बेनिफिट देती हैं। और ये असेट जो तैयार की जाती है, बनाई जाती है, वो कैपिटल या लायबिलिटी से ही बनाई जाती है। नेक्स्ट आपका लायबिलिटी क्या होती है? लायबिलिटी यानी कि आपकी ऑब्लिगेशन व्हाट द बिजनेस ऑन्स टू अदर, यानी कि बिजनेस को जो दूसरों को देना है, जो बिजनेस दूसरों को देगा या जो भी बाकी है पैसा बिजनेस पर दूसरों का,
जैसे कि लोन हो गया, क्रेडिटर हो गया, बीपी हो गया, ये सारी आउटसाइड लायबिलिटीज होती हैं, तो ये लायबिलिटीज कहलाती है जो बिजनेस को देना है बाहर वालों को। नेक्स्ट है आपका कैपिटल। कैपिटल क्या होती है? कैपिटल को हिंदी में पूंजी कहा जाता है। ये वो इन्वेस्टेड अमाउंट होती है या इन्वेस्टमेंट अमाउंट होती है बिजनेसमैन जो बिजनेस में लगा रहा है, यानी कि ऑनर्स इन्वेस्टमेंट इन द बिजनेस। जो भी ऑनर है अपने बिजनेस में जो भी पैसा लगा रहा है उसको हम कैपिटल कह रहे हैं। अब अकाउंटिंग इक्वेशन को हमने समझा। अकाउंटिंग इक्वेशन को अगर सिंपल वर्ड्स में समझना है, इन वन लाइन में अगर समझना है आपको, तो टोटल असेट्स ऑफ द बिजनेस इज इक्वल टू द सम ऑफ ऑनर्स कैपिटल एंड आउटसाइड लायबिलिटी। यानी कि फर्म की जितनी भी टोटल असेट्स होती हैं, यानी कि बिजनेस की जितनी भी टोटल असेट्स होती हैं, वो क्या होनी चाहिए? इक्वल होनी चाहिए। किसके बराबर होनी चाहिए? कैपिटल एंड लायबिलिटीज के। लायबिलिटी और कैपिटल दोनों के बराबर अगर होती है तो वहां पर हमारी अकाउंटिंग इक्वेशन ठीक ठाक चलती है। अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में कोई भी गड़बड़ आ रही है, इसका बैलेंस मिसमैच हो रहा है, तो वहां पर अकाउंटिंग इक्वेशन में गड़बड़ होती है, यानी कि उसमें प्रिंसिपल्स को फॉलो नहीं किया गया है, रूल्स को फॉलो नहीं किया गया है। तब हमें चेक करना पड़ता है कि कहां पर हमारी मिस्टेक है। अब कॉन्सेप्ट को क्लियर करने के बाद हम एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन लेते हैं और न्यूमेरिकल क्वेश्चन की मदद से सीखेंगे कि अकाउंटिंग इक्वेशन का स्टेटमेंट किस तरीके से तैयार किया जाता है, और उसी फॉर्मूले को यूज करके जो अकाउंटिंग इक्वेशन का फॉर्मूला है, इस फॉर्मूले को यूज करके हर एक ट्रांजैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन में अप्लाई करके देखेंगे, जिसमें कि हमारा सबसे पहला फॉर्मेट, हम फॉर्मेट देख लेते हैं कि फॉर्मेट किस तरीके से तैयार होता है। सबसे पहला कॉलम होता है आपका पर्टिकुलर का, इसमें सारी ट्रांजैक्शन लिखी जाती हैं जो ट्रांजैक्शन बिजनेस में हो रही हैं। नेक्स्ट आपका कॉलम यहां से यहां तक हमने असेट्स का बना दिया, क्योंकि बहुत सारी असेट्स होती हैं इसलिए इसका कॉलम थोड़ा बड़ा है। वन बाय वन इसके कॉलम्स तैयार होंगे, जैसे जैसे असेट्स बढ़ती रहेंगी वैसे वैसे इसके कॉलम तैयार होते रहेंगे, बढ़ते रहेंगे। नेक्स्ट कॉलम है आपका लायबिलिटी और कैपिटल का। ये आपके असेट साइड हो गई, ये लायबिलिटी एंड कैपिटल की साइड हो जाती है। जैसा फॉर्मूले में है, असेट्स एक साइड आ जाती है और लायबिलिटी और कैपिटल एक साइड आ जाती है। जैसे हमारी लायबिलिटी बढ़ेगी वहां पर लिख दी जाएगी, जैसे कैपिटल बढ़ेगी वहां पे लिख दी जाएगी, घटेगी या बढ़ेगी। लेकिन इससे पहले हमें एक चीज जाननी होगी, जो कैपिटल होती है, कैपिटल में कौन सी चीजों को हम घटाते हैं और कौन सी चीजों को बढ़ाते हैं। जैसे अगर कोई एडिशनल कैपिटल है, एडिशनल कैपिटल आती है तो कैपिटल में प्लस हो जाती है, और अगर विथड्रॉन होती है कोई कैपिटल, अगर कोई विथड्रॉन होती है कैपिटल, उसको माइनस कर देते हैं कैपिटल से। लॉस और प्रॉफिट, अगर किसी प्रकार का लॉस या प्रॉफिट हुआ है तो लॉस को आप माइनस करेंगे और प्रॉफिट को आप प्लस करेंगे कैपिटल में। इस तरीके से हमें देखना होगा। और एक्सपेंसेस अगर कोई होता है तो आपको उसको प्लस करना है, अगर इनकम होती है, सॉरी एक्सपेंसेस होता है तो उसको माइनस करना है, इनकम होती है तो उसको आपको कैपिटल में प्लस करना है। ये रूल आपको फॉलो करना है अकाउंटिंग इक्वेशन में। चलिए सबसे पहली ट्रांजैक्शन को देखते हैं और इस ट्रांजैक्शन को अप्लाई करते हैं कि हम कैसे अप्लाई करेंगे। सबसे पहली ट्रांजैक्शन है बिजनेस स्टार्टेड विद कैश ऑफ ₹50,000। सबसे पहले ट्रांजैक्शन को हमने पढ़ा है और पढ़ने के बाद हमें सबसे पहले आइडेंटिफाई करना है कि किस किस आइटम पर या किस किस ट्रांजैक्शन पर या किस किस अकाउंट पर असर पड़ रहा है। इस ट्रांजैक्शन की वजह से जब हम कोई बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो बिजनेस में कैश आता है, तो एक तो कैश पर असर पड़ेगा, कैश एक असेट्स होती है। दूसरा एक कैपिटल पर असर पड़ता है, क्योंकि जब भी हम बिजनेस स्टार्ट करते हैं जो भी पैसा लगाते हैं उसको कैपिटल कहा जाता है। तो यहाँ पर दो ट्रांजैक्शन, दो अकाउंट्स हैं जिन पर असर हो रहा है, एक तो कैश और दूसरा कैपिटल। कैश क्योंकि एक असेट्स होता है इसलिए हम असेट्स में एक कैश का कॉलम तैयार कर देते हैं। यहां से नीचे तक आप कैश खींच देंगे कैश का कॉलम और यहां पर लिख देंगे कैश, और कैश के सामने आपके जो 50,000 रुपए वो आप इस ट्रांजैक्शन के सामने कैश में लिख देंगे। नेक्स्ट क्योंकि ये कैपिटल है, कैपिटल के ठीक नीचे जाएंगे और यहां पर आप 50,000 रुपए कैपिटल के ठीक नीचे लिख देंगे, क्योंकि आपकी कैपिटल भी इंट्रोड्यूस हुई है तो बढ़ाई है, तो आप कैपिटल के नीचे 50,000 रुपए लिख देते हैं। तो इस पहली ट्रांजैक्शन से कैश बढ़ा है और कैपिटल बढ़ी है, दोनों ही साइड्स बराबर हो गई हैं। अकाउंटिंग इक्वेशन यहां पर ठीक चल रही है। अब नेक्स्ट जो ट्रांजैक्शन है वो है क्रेडिट परचेज ऑफ गुड्स ऑफ ₹40,000। यहां पर माल खरीदा गया है, स्टॉक यानी कि माल खरीदा गया है, और माल खरीदा गया है वो भी किस पर? क्रेडिट पर। अगर क्रेडिट पर कोई भी माल खरीदा जाता है तो एक तो हमारा गुड्स बढ़ता है, गुड्स को यहाँ स्टॉक कहा जाता है, और दूसरी चीज अगर मैंने ये क्रेडिट पे परचेस किया है तो मेरे क्रेडिटर बढ़ जाएंगे, लायबिलिटी बढ़ जाएगी। तो यहाँ पर एक तो कॉलम स्टॉक का बढ़ जाएगा, यहाँ पर हम एक लाइन खींच लेंगे और स्टॉक का एक कॉलम बना देंगे। इस ट्रांजैक्शन के सामने स्टॉक के कॉलम में 40,000 रुपीज आप लिख देंगे, क्योंकि 40,000 रुपीज का गुड्स आया है तो स्टॉक हमारा 40,000 से बढ़ जाता है। दूसरा लायबिलिटी, क्योंकि क्रेडिटर बढ़ रहे हैं, क्रेडिट पे परचेस किया था माल तो क्रेडिटर हमारे इंक्रीज हो जाते हैं। तो कितने के इंक्रीज हो जाएंगे? 40,000 रुपीज के हमारे क्रेडिटर इंक्रीज हो जाएंगे। इसके आगे आप दिखा सकते हैं क्रेडिटर्स,
ये हमारे क्रिएटर्स हैं, तो इसके आगे हमने लिख के दिखा दिया कि क्रिएटर्स हैं। अब जब हम स्टार्टिंग में दो ट्रांजेक्शन कर लेते हैं, बिजनेस स्टार्टेड विद कैश और क्रेडिट परचेस ऑफ गुड्स, स्टार्टिंग में जब भी दो ट्रांजेक्शन होंगी, दो ट्रांजेक्शन करने के बाद आप एक न्यू इक्वेशन निकालेंगे, यानी कि इस फॉर्मूले का यूज करके आप नई इक्वेशन निकाल देंगे और नई इक्वेशन को प्लस माइनस करके देखते हैं। तो जब हम नई इक्वेशन निकालेंगे तो इस कॉलम में 50,000 रुपए कैश के कॉलम में बैलेंस बचा हुआ है और 40,000 रुपए आपके स्टॉक के कॉलम के बचे हुए हैं। तो 50 और 40 पूरे 90 हो जाते हैं। तो असेट साइड का आपका टोटल जो हो गया वो 90,000 का हो गया है। इसमें जो लायबिलिटीज हैं वो आपकी 40,000 की होती हैं और 50,000 की हमारी कैपिटल होती है। उसको कैपिटल को प्लस करके इधर दिखा देंगे। तो 40 और 50 ये भी 90 होता है। तो दोनों साइड्स अभी इक्वल चल रही हैं। अब अगली ट्रांजेक्शन को जैसे ही हम इक्वेशन निकाल देते हैं, नई इक्वेशन निकालने के बाद जो तीसरी ट्रांजेक्शन वो उसको लिख देते हैं कैश परचेस ऑफ गुड्स, कि हमने माल खरीदा, वो भी कैसे, कैश में। अगर मैंने कैश में माल खरीदा है 30,000 रुपए का, तो इस ट्रांजेक्शन में भी देखना है कि कौन कौन से अकाउंट्स पर असर पड़ रहा है। कैश में अगर गुड्स को परचेस किया है तो हमारा कैश जा रहा है बाहर, यानी कि कैश हमारा कम हो जाएगा। दूसरा, स्टॉक भी कम होगा, स्टॉक बढ़ जाएगा, क्योंकि हमने परचेस किया है गुड्स को तो हमारा स्टॉक इंक्रीज हो जाएगा। तो 30,000 रुपीज तो हम कैश के कॉलम में जाएंगे और कैश के कॉलम में 30,000 रुपीज ब्रैकेट में दिखाएंगे, क्योंकि कैश यहाँ पर कम हो रहा है, इसलिए हमको 30,000 रुपीज ब्रैकेट में दिखा रहे हैं, माइनस करके दिखा रहे हैं, तो ब्रैकेट में आप इसको शो कर देंगे। दूसरा, क्योंकि मैंने गुड्स को परचेस किया है तो मेरा स्टॉक बढ़ जाएगा, तो 30,000 रुपीज स्टॉक के कॉलम में आप प्लस में लिख देंगे, क्योंकि बढ़ रहा है स्टॉक। अब यहाँ पर सिर्फ एक ही ट्रांजेक्शन करेंगे। पहले हमने शुरू में दो ट्रांजेक्शन करी, फिर न्यू इक्वेशन निकाल दी, फिर तीसरी ट्रांजेक्शन करी, अकेली एक ही ट्रांजेक्शन होगी। अब एक ट्रांजेक्शन होगी, न्यू इक्वेशन निकलेगी, एक ट्रांजेक्शन होगी, न्यू इक्वेशन निकलेगी। अब पहले आपको दो ट्रांजेक्शन रखनी है। अब इसमें क्या करना है, फिर हमें न्यू इक्वेशन निकालनी है। न्यू इक्वेशन निकालने के लिए क्या करेंगे, 50,000 रुपए कैश था, 30,000 रुपए हमारा जा चुका है, तो टोटल जो हमारा नेट अब कैश बचा है वो 20,000 रुपए का बचा जेब में। नेक्स्ट आपका जो स्टॉक है वो 70,000 रुपीज का हमारा बचा हुआ है, क्योंकि 40,000 का स्टॉक पहले था, 30,000 का और खरीद लिया, तो टोटल 70,000 का स्टॉक हो गया। तो टोटल आपके 90,000 रुपए इधर के चल रहा है बैलेंस। नेक्स्ट, इधर लायबिलिटी अभी कोई ना बढ़ी है ना घटी है, कैपिटल भी ऐसी की ऐसी है, तो आपको ऐसे ही बैलेंस लिख देना है। तो 40 और 50 90 इधर का टोटल हो गया, इधर का भी 90,000 का टोटल हो जाता है। नेक्स्ट आपकी ट्रांजेक्शन है विड्रॉन कैश फॉर पर्सनल यूज ऑफ ₹10,000। कैश निकाला गया है पर्सनल यूज के लिए। अगर पर्सनल यूज के लिए कैश निकाला जाता है तो उसको ड्रॉइंग्स कहा जाता है, और ड्रॉइंग्स की वजह से कैपिटल पर असर पड़ता है, कैपिटल कम हो जाती है। इसका मतलब यह है कि यहाँ पर कैपिटल एक तो कम होने वाली है इस स्टॉक से, इस विड्रॉल से। दूसरा, क्योंकि कैश निकाला है तो हमारे कैश पर भी असर पड़ेगा। कैश कितना निकाला है 10,000 का, तो हम 10,000 रुपए कैश माइनस में दिखा देंगे यहाँ पर। तो 10,000 का जो कैश है वो ब्रैकेट में आपको दिखाना है। दूसरा, आपको कैपिटल के जस्ट नीचे ही 10,000 रुपए माइनस में दिखाने हैं, कैपिटल के जस्ट नीचे, और ब्रैकेट में दिखा देना है ये ड्रॉइंग्स हुई है। तो हमने ड्रॉइंग्स इसको दिखा दिया। अब फिर से क्या करेंगे, जब हमारी एक ट्रांजेक्शन हो गई, अब न्यू इक्वेशन निकाल देंगे। 20,000 का कैश था, 10,000 रुपए हमारी जेब से जा चुके हैं, तो टोटल अब हमारे पास जो नेट बचा है कैश, वो 10,000 का कैश बचा है। 70,000 हमारे पास स्टॉक बचा हुआ है। नेक्स्ट, आउटसाइड लायबिलिटी पे कोई असर नहीं हुआ अभी तक। 40,000 की 40,000 आउटसाइड लायबिलिटी वैसी की वैसी है। नेक्स्ट, आपके पास 50,000 की कैपिटल थी, उसमें से 10,000 रुपए ड्रॉइंग्स हो चुकी है, तो आपके पास 40,000 की कैपिटल बची हुई है। तो अब टोटल देखेंगे, 40,000 40,000 आपका 80,000 होता है। इधर का टोटल अगर आपका 80,000 है तो ठीक चल रही है इक्वेशन। तो 10,000 और 70,000 आपके 80,000 टोटल हो गया है। अब आगे अगली ट्रांजेक्शन देखते हैं। अगली ट्रांजेक्शन क्या है, पेमेंट मेड टू क्रेडिटर ऑफ ₹2,000। 2,000 रुपए हमने क्या करें, क्रेडिटर को पेड कर दिए हैं। अगर क्रेडिटर को पेड करें, क्रेडिटर को कितने के थे, 40 के थे, 40 40 40 अभी तक 40 के चलते हुए आ रहे हैं। तो यहाँ पर क्रेडिटर को अगर पेमेंट किया जाएगा तो क्रेडिटर हमारे डिक्रीज हो जाते हैं, कम हो जाते हैं। तो पहले हम इस ट्रांजेक्शन की मदद से 2,000 रुपए क्रेडिटर के कम कर देंगे। दूसरा, क्योंकि क्रेडिटर को जो पेमेंट किया गया होगा वो कैश में किया गया होगा, इसलिए कैश भी हमारा कम होने वाला है यहाँ पर। तो इस ट्रांजेक्शन की वजह से 2,000 का हमारा कैश डिक्रीज हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब फिर से क्या करेंगे, न्यू इक्वेशन दिखा देंगे। तो न्यू इक्वेशन अपनी कितनी बैठी, 10,000 में से 2,000 घटा दिए तो 8,000 रुपए आपके कैश बचा, 70,000 का स्टॉक बचा, 38,000 की हमारी आउटसाइड लायबिलिटी यानी कि क्रेडिटर बचे हुए हैं, क्योंकि 40 में से 20 हम दे चुके हैं क्रेडिटर्स को, प्लस 40,000 की हमारी कैपिटल बची हुई है। अब अगर टोटल करेंगे तो 40,000 और 38,000 आपका 78,000 हो जाता है। इधर का भी बैलेंस आपका 78,000 ही दिखा रहा है। तो इस तरीके से जो भी जितनी भी ट्रांजेक्शंस हमारी होने वाली है बिजनेस में, उन सभी को अगर अकाउंटिंग इक्वेशन में दिखाना है तो आप इस तरीके से दिखा सकते हैं। एक बात इसमें ध्यान रखिएगा, मैंने पहले ही बता दिया है कि अगर कैपिटल में कोई एडिशनल कैपिटल आती है तो वो कैपिटल में भी प्लस होगी,
और अगर कोई एडिशनल विड्रॉन होती है कैपिटल तो उसको माइनस करेंगे आप कैपिटल से। लॉस प्रॉफिट, लॉस को माइनस करेंगे, कोई भी अगर लॉस होता है आपको हानि होती है तो कैपिटल में से वो माइनस होती है। अगर कोई प्रॉफिट होता है तो उसको कैपिटल में प्लस करते हैं। अगर कोई खर्चा यानी कि एक्सपेंसेस होता है तो उसको माइनस करते हैं, और अगर इनकम होती है कोई भी तो उसको हम प्लस करते हैं इनकम को कैपिटल में। तो कैपिटल में कौन से आइटम प्लस माइनस होते हैं इसका आप ध्यान जरूर रखिएगा। याद रखिएगा हर ट्रांजैक्शन के बाद में आपकी अकाउंटिंग इक्वेशन का जो बैलेंस है वो इक्वल आना चाहिए, और अगर इक्वल नहीं आया तो कहीं ना कहीं आपकी गलती है, तो उस गलती को सुधारिएगा। अगर आज की वीडियो आपको पसंद आई हो या समझ में आई हो तो वीडियो के कमेंट में आप इक्वल लिखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा।